जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक है केवीएस एग्जाम पेडागॉजी और ये एमसीक्यू सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस की। और उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और इस वीडियो के अंत तक आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सीख चुके होंगे और आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो चुका होगा। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षा योजना की अवधि का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान टर्म। आपने पढ़ा होगा आईईपी क्या होता है। इसमें जो बच्चे के अभिभावक, नियमित शिक्षा के शिक्षक, स्कूल के प्रतिनिधि, ये तीनों जो हैं इस योजना की अवधि का हिस्सा होते हैं। आपने पढ़ा होगा आईईपी, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद करना है, आपको काफ़ी सारे याद करने होंगे क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। आईईपी का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, और जिसका अर्थ ये होता है कि बच्चे की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखते हुए जब एक प्लान तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं आईईपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय होता है? व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी हमने पढ़ा है कि एक स्कूल की जो गतिविधियों का कुल योग कहलाता है पाठ्यक्रम, द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ स्कूल। वार्षिक अध्ययन का कुल योग नहीं होता है ये। एक बच्चा पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखता है लेकिन ये पाठ्यक्रम से अभिप्राय नहीं है। वर्ष भर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करता है, ये बस नहीं है। शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले नहीं होता है सिर्फ, क्योंकि वो सिलेबस में आ जाता है। ये क्या है? करिकुलम है। इसमें हर तरह की गतिविधियों का कुल योग होता है जो कहलाता है करिकुलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉश के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? अकॉर्डिंग टू रॉस, इसको आप 100% श्योर मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केवीएस के एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू रॉस, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज स्यूडो मैच्योरिटी स्टेट। तो इसका जो सही उत्तर वह है बाल्यावस्था। अब आपको बता देता हूँ, परिपक्वता वह है जब बच्चे जो होता है व्यक्ति है दुनिया के साथ एक काम करता है और कम्युनिकेशन करता है। लेकिन जो स्यूडो मैच्योरिटी है, मिथ्या परिपक्वता, वो है जब कोई बच्चा क्या करता है, अपनी उम्र से अधिक व्यक्तियों की तरह बर्ताव करता है और वैसा काम करने की कोशिश करता है, उसको मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। और ये बाल्यावस्था में अधिक होता है। आपको पता होगा जब बच्चे होते हैं कोशिश करते हैं वो अपने उम्र से अधिक बच्चों की तरह व्यवहार करना और काम करने की कोशिश करते हैं, उसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। और ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन कंप्यूटर सहायक प्रस्तुति, जो कंप्यूटर असिस्टेड प्रेजेंटेशन होता है, इसके विषय में गलत है, असत्य है? यह छात्रों को अधिक ध्यान देने के लिए शिक्षक को मुक्त कर सकता है। तो यह उत्तर जो है सही है, लेकिन चूंकि असत्य पूछा है इसलिए उत्तर नहीं होगा। यह एक छात्र को निष्क्रिय शिक्षार्थी बनाता है, यही इसका उत्तर सही है, क्योंकि ये निष्क्रिय शिक्षार्थी नहीं बनाता, ये पैसिव लर्नर नहीं बनाता। क्या बनाता है? एक्टिव लर्नर बनाता है। कौन? कंप्यूटर असिस्टेड प्रेजेंटेशन। और पूछा गया था कौन सा गलत है, इसीलिए यही उत्तर क्या है? गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुस्तरीय शिक्षण का प्रबंधन करने के लिए जिन चीजों को ध्यान रखना आवश्यक है वे है मल्टी लेवल टीचिंग जो है, थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, प्रोविजन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, प्लानिंग ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी आवश्यक है मल्टी लेवल टीचिंग में। तो 1, 2, 3, 4 चारों उत्तर हमारे जो हैं इस प्रश्न के सही हो जाते हैं। अब मैं बता दूं मल्टी लेवल टीचिंग क्या कहलाता है। आपने इसके पहले मल्टी ग्रेड टीचिंग सुना होगा वर्ड, वही इसका दूसरा नाम क्या है? मल्टी लेवल टीचिंग या बहुस्तरीय शिक्षण। कई बार आपने गांव के प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा, कई बार टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमें कंबाइंड क्लास लगानी होती है, एक साथ बैठालते हैं और उस क्लास में जो टीचिंग कराई जाती है, शिक्षक पढ़ाते हैं, उसे मल्टी लेवल टीचिंग कहते हैं। तो इसके लिए ये चारों जो पॉइंट हैं ये होना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस परीक्षा का उद्देश्य किसी छात्र की कठिनाइयों का विश्लेषण करना है। द एम ऑफ टेस्ट इज टू एनालाइज द डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये आपको पता होगा ये कहलाता है नैदानिक परीक्षण। जब हम किसी की ऐसा परीक्षण, ऐसा टेस्ट जो हम कब लेते हैं? जब बच्चे की कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए लिया जाता है,
एनालाइज करने के लिए लिया जाता है वो नैदानिक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक टेस्ट है या टीचिंग है जिसे कहते हैं रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल मेथड। वो किया जाता है इस कमियों को दूर करने के लिए। जो वीकनेस है वो हमें पता चल गई नैदानिक परीक्षण से, और उसको दूर करने के लिए हम लाते हैं रेमेडियल टीचिंग मेथड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में सभी लिंगों में लिंग रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति क्या है? जो बच्चों में यदि जेंडर इनइक्वालिटी है, वो अंतर बहुत ज़्यादा समझते हैं गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के समाज में, तो उनको कम करने का क्या पद्धति हो सकती है क्लास में? उसके ऑप्शन है, एक लिंग के योग्यता समूह बनाना, एक ग्रुप बनाना है, फॉर्मेटिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ये एकदम इसका सटीक उत्तर है कि ऐसा हम बचपन से ही समूह बनाएं एक्टिविटी के लिए जिसमें गर्ल्स भी हों और बॉयज़ भी हों, और तभी बचपन में इनके जो डिस्टेंस हो जाती है, जो अलग समझने की कोशिश करते हैं, जो समाज में रूढ़िवादिता है, वो तभी दूर हो सकती है यदि बचपन से ही उन्हें एक मिश्रित ग्रुप समूह बनाए जाएं उनके क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं। आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं किस तरह से? यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू स्पीकिंग लाउडली, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ड्राइंग डायग्राम्स, स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसका सही उत्तर है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो उद्दीपन परिवर्तन एक ऐसी विधि होती है पढ़ाने की जिसमें टीचर क्या है अपने हाव भाव पढ़ाने के चेंज करते हैं, जो मटेरियल है वो चेंज करते हैं, चित्रों द्वारा पढ़ाते हैं, पिक्चर्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ICT का यूज़ करते हुए, और अपनी कहानियों के द्वारा। तो अलग अलग जब चेंज करते हैं अपने हाव भावों को तो वो कहलाता है उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टिमुलस वेरिएशन। कक्षा का ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों का एक समूह अक्सर आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है, आप इस स्थिति को कैसे आप संभालेंगे? A group of students frequently absent in your class, you will handle this situation by। आप प्राचार्य को मामले की सूचना देंगे, उनके माता पिता को सूचित करेंगे, क्रिया शोध को आरंभ करेंगे, या उनके भाग्य पर छोड़ देंगे? इसका सही उत्तर है अंडर टेकिंग एन एक्शन रिसर्च। अब ये क्यों इसका उत्तर सही है? क्योंकि कक्षा में एक दो बच्चे नहीं एब्सेंट हो रहे हैं, आपके अक्सर पूरा एक ग्रुप जो है, एक समूह, एक जो ग्रुप है वो ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है। तो आपको एक एक्शन में रिसर्च करनी होगी जिसमें पता लगाना है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे क्या है एब्सेंट हो रहे हैं। क्या आप ऐसा टीचिंग कर रहे हैं जो ज़्यादातर बच्चों को बोरिंग लग रहा है, या उनकी कोई सामाजिक समस्या है ना, सोशल कोई इशू हो रहा है? तो ये आपको पता करने के लिए एक एक्शन रिसर्च करनी पड़ेगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है? ये आपने डेफिनेशन में जरूर पढ़ा होगा कि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर उम्र में हर अलग अलग जो है विकास होता है बच्चे का, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। एक्टिव है, सक्रिय है क्योंकि सक्रिय रूप से विकास होता है। निष्क्रिय यदि है तो विकास नहीं होता है। आगे देखते हैं। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड। यदि कैसे हो सकता है अधिक इफेक्टिव? छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा पहला ही, कि स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल्ड वर्क ऑन देयर ओन। क्योंकि बच्चे जब स्वयं काम करेंगे, स्वयं प्रोजेक्ट समस्या पर काम करेंगे किसी, तो और अधिक वो सीखेंगे। अब आगे देखते हैं। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो, ये नहीं होगा। तथ्यों की व्याख्या केंद्रीय भूमिका है। शिक्षक जो है अधिगम को निर्देशित करें तो उतना प्रभावी नहीं है जितना कि प्रभावी उत्तर है उत्तर नंबर 1 इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण की परियोजना पद्धति जो है, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक्टिव देन स्टूडेंट, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि एक्टिव जो है बच्चों की ज़्यादा होती है। समस्या निवारक, तो ये केवल ये इस भूमिका नहीं होती है। मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, ये एकदम सटीक उत्तर है कि जब प्रोजेक्ट मेथड है उसमें टीचर फ्रेंड की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मित्र क्या कहलाता है? जो सहायता करें। तो टीचर जो है बच्चे की सहायता भी करते हैं जब कहीं दिक्कत जाती है। दार्शनिक का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, वो ऑब्जर्व करते हैं और एक गाइड भी करते हैं। तो ये तीनों भूमिकाएं किसकी हैं? एक शिक्षक की हैं। तो शिक्षक
शिक्षण की परियोजना पद्धति में ये तीनों भूमिकाएं हो जाती हैं शिक्षक की। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के समावेशी होने के मार्ग में कौन से बाधक तत्व हैं? तो समावेशी आपने पढ़ा होगा इंक्लूसिव, जिसमें हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाया जाता है एक ही क्लास में। माता पिता अपने निःशक्त बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, बिल्कुल ये हो सकती है वजह, नहीं भेजेंगे तो फिर ये बाधक तत्व है। योग्य रूप से प्रशिक्षक शिक्षकों की अनुपलब्धता, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबिलिटी, ट्रेंड टीचर्स, ये भी हो सकता है उत्तर। विशेष दक्षता वाले बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ये उसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है समावेशी शिक्षा में। सरकार की ओर से उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का पर्याप्त ना होना, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है कि यदि फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का तो भी दिक्कत जाती है समावेशी शिक्षा में। तो ए, बी और डी, ये जो ए, बी और डी जो उत्तर है, ये पहला ही उत्तर इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? द कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट? तो इसका जो सही उत्तर वह है बौद्धिक विकास से, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें क्या है, एकाग्रता और सृजनात्मकता से ही किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो सकता है। सामाजिक विकास नहीं है इसका उत्तर, नैतिक विकास नहीं है, संवेगात्मक विकास नहीं है, क्योंकि ये तीनों टर्म जो है प्रश्न से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की वीडियो का 15वां क्वेश्चन 15, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान। ये आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के बौद्धिक विकास की। आपने पढ़ी भी होंगी कि जो संवेदीगामक अवस्था होती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी जो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपने जरूर पढ़ी होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किस लिए लाया जाता है? तो चाहे कोई भी शिक्षण हो, निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उनकी कमियों कारकों को खोज करने के लिए। तो धीमी गति के अधिगम के कारकों को खोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धीमी गति से हम क्यों धीमी गति से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कारकों की खोज, और धीमी गति से कारकों की खोज के बाद जो हम उपयोग में लाते हैं वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। आपने पढ़ रखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? Which of the following are important characteristic of an emotionally intelligent person? तो वो क्या करेगा, अपने जज्बात भावनाओं को समझना, उसके प्रति सेंसिटिव होना, अपनी भावनाओं को विनियमित, नियंत्रित, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना इमोशंस को, और अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन। यदि हम इमोशन को इन तीनों लेवल पर हम समझ लेते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान। तो इसलिए इसका जो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है 1, 2 एंड 3, तीनों ही उत्तर हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पद 2 भाषाओं को समझने की क्षमता लेकिन एक भाषा के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने की सक्षमता को दर्शाता है? Which of these term refers to having the ability to understand 2 languages but being able to express oneself through 1 language? यदि किसी बच्चे को 2 भाषाएं वो सुन लेता है लेकिन जो बोलता है वो सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, तो वो कहलाती है ग्रहणशील द्विभाषिकता, रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म। रिसीव करता है 2 भाषाओं को, तो रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहलाएगा ग्रहणशील द्विभाषिकता। जो बच्चा 2 भाषाओं को समझ सकता है, सुन सकता है, लेकिन बोलेगा वो एक भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो व्यक्तिक भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये आपने पढ़ा है। वंशानुगत कारक जो हेरिडिटी जो कहलाती है, और किस पर निर्भर करता है, और किस पर, ये हो जाता है आपका पर्यावरण। आपने पढ़ा होगा कि जो विकास भी है पर्यावरण और वंशानुगत जो होती है आनुवांशिकता, उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। जब बच्चों के समक्ष अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जाता है, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो क्या करना चाहिए? पहले लिखना शुरू करना चाहिए, दे शुड बी रिटन फर्स्ट, उन्हें पहले पढ़ना चाहिए,
दे शुड रीड फर्स्ट, उन्हें वर्णमाला के अक्षरों से शुरू करना चाहिए, तो क्या है लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, मौखिक रूप से भाषा से अवगत कराना चाहिए। तो ये इसका एकदम सटीक उत्तर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। कोई भी लैंग्वेज वो क्या होती है, कम्युनिकेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कब आएगा, जब आप बातचीत करेंगे ओरली, उस भाषा में आप बोलेंगे और उसी से भाषा का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस हुई होगी, जो आपके डायरेक्टली केवीएस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे इनमें से क्वेश्चंस। और मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो पेडागॉगी का जो पोर्शन है वो मैं उसे कम्प्लीटली इस तरह से कंप्लीट करा दूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है उसके बाहर ना जाए और आपको इस तरह से लगे जैसे आपने सारे क्वेश्चन ही पढ़ रखे हैं। और इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और इसकी जो पीडीएफ है, ये जो लिंक है टेलीग्राम की, मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। इसकी लिंक जो है मैं इसके कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आपको हमारी वीडियोस लगातार पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर वीडियोस को हमारी लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटिन्यू लगातार हमारी वीडियोस को अपडेट मिलता रहे। और आपके कोई भी मित्र, फ्रेंड, जो रिश्तेदार यदि आपके तैयारी कर रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम की और पेडागॉगी पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ये चैनल की लिंक आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा मोटिवेशन और अधिक हाई होता है जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स हमारी चैनल को मिलता जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।